नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य का मॉडर्न युग। कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं किडनी डिजीजेस के बारे में, लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है किडनी डिजीज होते क्यों है, इनसे कैसे बचा जा सकता है और ऐसे अन्य कई सवालों के बारे में हम जवाब जो हैं वो हासिल करने वाले हैं हमारे आज के गेस्ट मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार माने जी से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। और पिछले कुछ एपिसोड से हम किडनी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सर, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा सवाल जो आता है कि किडनी माल फंक्शन जो है या किडनी की जो बीमारियां हैं वो एक जनरल अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो किस जेंडर में और किस एज ग्रुप में ज़्यादातर पाया जाता है? सभी एज ग्रुप में है। बच्चों में भी ये बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। यंग एज में भी ये है, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम अनट्रीटेड है या बैडली ट्रीटेड है तो इट कैन लीड टू क्रॉनिक किडनी डिसीज एंड एंड स्टेज रिनल डिसीज। एडल्ट्स मोर देन 35 ईयर्स एज के लोग हैं, उनमें डायबिटीज़ की वजह से भी ये बीमारी कॉमन है और ओल्ड एज में भी ये बीमारी कॉमन है। तो सभी एज ग्रुप है, दोनों सेक्स में भी है, मेल या फीमेल में भी। लेकिन कुछ और वजह है। मैंने बीच में एक आर्टिकल पढ़ा था, बुल्ढाना ज़िले में एक गांव में करीबन 200 लोग एक क्रॉनिक किडनी डिसीज के पेशेंट हैं। तो पानी में जब लोग बोर का पानी यूज़ करते हैं, भूगर्भ जल, तो उनमें कुछ मिनरल की वजह से, जैसे कि फ्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम सल्फेट, सल्फर, ऐसी वजह से भी किडनी फेलियर होती है। एडल्ट में डायबिटीज़ ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है किडनी फेलियर का, क्योंकि डायबिटीज़ में शुगर सभी जगह जाके रुकती है। जो रक्तवाहिनी छोटी छोटी होती है उसको आर्टेरियोल्स बोलते हैं, वो बंद हो जाती है। तो उसके वजह से एक तो गैंग्रीन, हार्ट डिसीज़, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ऐसी बीमारी हो जाती है। बच्चों में जब वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम बैडली ट्रीटेड होता है तब होता है। कुछ लोगों में एसिली नाम की बीमारी है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, ये ऑटोइम्यून डिसीज़ है या बाकी के ऑटोइम्यून डिसीज़ है, जॉगरन सिंड्रोम जैसे, उसमें भी किडनी फेलियर होता है। कुछ कंट्रीज़ में ये किडनी फेलियर की होने की संभावना है या पेशेंट बहुत ज़्यादा पैमाने पे है। जैसे ईरान नामक एक कंट्री है मध्य पूर्व में, तो करीबन 15% लोगों को ये बीमारी है उधर, टोटल पॉपुलेशन के 15% लोगों को। तो मल्टीपल फैक्टोरियल कॉजेस है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसके वजह से ये बीमारी होती है। पूरे वर्ल्ड में सभी जगह ये बीमारी है। सबसे महत्वपूर्ण कारण बार बार मैं बताता हूँ कि NSAIDs या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो है वो महत्वपूर्ण कारण है। सर, कई दिनों से आप बता रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स के सेवन की वजह से या ज़्यादा सेवन की वजह से किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ऐसा हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है या खान पान है, क्या उसका भी इफेक्ट होता है किडनी? हाँ, होता है ना। जैसे कि चाइनीज़ फूड में एस्पार्टम सोडियम एक घटक है, वो भी एक एस्पार्टम सोडियम जो है वो एज अ स्वीटनर यूज़ किया जाता है। और चाइनीज़ खाद्य पदार्थ में जो टेस्टिंग सॉल्ट रहता है, अजीनोमोटो, वो भी एक कारण हो सकता है। या बाकी के सॉसेजेस रहते हैं तो वो भी एक कारण उसमें हो सकता है। इंडियन चीज़ें, चिकन जो है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है, क्योंकि चिकन बढ़ाने के लिए उसको एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड्स, पेन किलर्स, ऐसी चीज़ें दी जाती है। तो उसके वजह से चिकन का भी एक रोल की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब से लोग चिकन बड़े पैमाने पे खा रहे हैं तब कैंसर और किडनी फेलियर, लिवर फेलियर जैसी बीमारियां भी दिख रही है बड़े पैमाने पे। तो उसके बारे में भी जांच करने की ज़रूरत है। सर, एक और चीज़ कि जैसे किडनी की बीमारियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जो बहुत कॉमनली हम सुनते हैं कि किडनी फेल अगर होती है या किडनी फेलियर होता है तो डायलिसिस करना पड़ रहा है। हाँ। तो ये एग्जैक्टली डायलिसिस होता क्या है, क्या प्रोसेस है ये? जब यूरेमिया एक कंडीशन होती है किडनी फेलियर में, एंड स्टेज रिनल डिसीज में, यूरेमिया मतलब, इसका मतलब है यूरिया का लेवल हद से ज़्यादा बढ़ना। 15 to 45 ऐसा नॉर्मल लेवल यूरिया का ब्लड में होता है।
तो यूरेमिया कंडीशन की वजह से जब यूरिया 100 से आगे बढ़ता है, यूरिया ये एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, और ऑयल के बाद यूरिया तैयार होता है, ऑयल खाने के बाद और प्रोटीन खाने के बाद। तो उसकी वजह से यूरेमिया होगा, क्योंकि यूरिया बाहर नहीं किडनी फेंक सकती, जो यूजुअली नॉर्मली हर एक पेशेंट में पर्सन में यूरिया बाहर फेंका जाता है। अगर ऐसे होते तो कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया। यूरेमिया होने के बाद यूरिया की वजह से शरीर में पॉइजनिंग होता है। वो क्या करता है, लूज हर एक सिस्टम पे वो काम करता है। जीआईटी में यूरेमिया के लक्षण दिखेंगे, जैसे स्टमक में दिखेंगे तो भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट कम होना या वॉमिटिंग, नॉशिया। रेक्टम में या एब्डोमेन में देखेंगे, बड़े आंत के ऊपर जो यूरिया काम करेगा तो लूज मोशन लगेंगे, ये प्राइमरी लक्षण है। अगर वो यूरेमिया ट्रीट नहीं किया, यूरिया कम नहीं हुआ, तो सांस फूलना, क्योंकि चेस्ट में पानी हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन, पेट में पानी होगा, असाइटिस, ज़्यादा मात्रा पे यूरिया है तो। सीएनएस सिस्टम जो होती है उसके ऊपर क्या काम करेगा, हेडेक पैदा हो जाएगा यूरेमिया की वजह से, पॉइजनिंग की वजह से। पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, या ज़्यादा नींद आ सकती है उसको, स्लीपीनेस ज़्यादा होगा और फिर कोमा में जाएगा, जान को खतरा भी हो सकता है। ये सिस्टमिक उसके लक्षण है। ये लक्षण रोकने के लिए इमीडिएटली जब यूरिया ज़्यादा होता है तब डायलिसिस करना पड़ता है। जनरली 100 के बाद यूरिया हो गया, 100 से बढ़ गया तो डायलिसिस करने के लिए सलाह दी जाती है। डायलिसिस या डायलाइज़र जो मशीन है, 2 प्रकार के हैं। जो डायलाइज़र है, एक्सटर्नली जो डायलिसिस करते हैं लोग, उसकी रक्तवाहिनियों को जोड़कर, तो खून का सर्कुलेशन जो किडनी से होकर यूरिया बाहर निकलता है, वो मशीन यूरिया बाहर निकलता है और एक्सेस पानी बाहर निकलता है, जो किडनी का दूसरा फंक्शन है। इसको डायलिसिस बोलते हैं। तो जनरली हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है, ऐसी बात है। दूसरी एक डायलिसिस है पेरिटोनियल डायलिसिस। शरीर के ऊपर अंदर एक पेरिटोनियम होता है शरीर के अंदर, तो उसमें से जो मेम्ब्रेन होता है उससे पास किया जाता है खून, उसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। वो थोड़ी पेनफुल प्रोसीजर होती है, उसका भी सलाह दिया जाता है। ऐसा 2 प्रकार का डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है। डायलिसिस के ऊपर पेशेंट 2 महीने से 2 या 3-4 साल जीता है, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन ऐसे बताते हैं लोग कि 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल लोग जी सकते हैं, क्योंकि डायलिसिस बारंबार करने से जो दूसरा फंक्शन है वो भी हैम्पर हो जाता है, यूरिन बाहर निकालने का, पानी बाहर निकालने का, और यूरिन बंद हो जाता है तो पेशेंट डायलिसिस पे डिपेंड हो जाता है, ऐसे देखा गया है। सर, जो आपने बताया उससे ये जान पड़ते हैं कि किडनी के जो फंक्शंस हैं, जब किडनी खुद नहीं कर पाती है तो मशीन द्वारा उसे कराया जाता है और उसे डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? हाँ, उसको डायलिसिस के साइड इफेक्ट भी है। डायलिसिस से कुछ बार कैल्शियम, सोडियम भी निकाला जाता है कम ज़्यादा मात्रा में। अगर ऐसे हो जाएगा तो वेट लॉस हो सकता है, मिनरल डिपोजिशन हो सकता है, मिनरल कम पड़ सकते हैं तो उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट उसका वेट लॉस है। डायलिसिस करने के लोग का वेट जो है बहुत बड़े पैमाने पे लॉस हो जाता है। ऐसा हड्डियाँ ही सिर्फ रह जाती है, ऐसा देखा गया है। डायलिसिस ज़्यादा करने की वजह से यूरिन जब बंद हो जाती है तो जो किडनी का मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का, वो लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि किडनी फेलियर भी है उनमें, और पेशेंट की बहुत बार ब्लड प्रेशर बढ़ने से, हार्ट अटैक आने से डेथ हो जाती है। जी। ऐसा तो क्या डायलिसिस का कोई ऑप्शन है अवेलेबल ट्रीटमेंट्स में? जैसे हम बार बार बताते आते हैं कि हमारे मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हमने ये देखा है कि लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है और टूवर्ड्स नॉर्मल रिपोर्ट आ जाती है। बहुत के लोगों के रिपोर्ट भी नॉर्मल रहते हैं। उनमें प्रॉपर डाइट अगर उन्होंने किया, मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ले ली, तो बहुत से लोगों का डायलिसिस भी बंद हो चुका है। या जिनको डायलिसिस करने के लिए बोला था, पिछले कुछ एपिसोड में हमने बात की, जिनका यूरिया 150 से 200, 250 भी हुआ था, मतलब यूरेमिया था, उनको सीरियस कंडीशन थी, ऐसे लोगों में भी डायलिसिस करने की नौबत नहीं आई, उनको डायलिसिस अब तक करना नहीं पड़ रहा है। और जो लोगों का डायलिसिस चल रहा है, ऐसे अनेक लोगों का डायलिसिस पूरी तरह बंद भी हो चुका है। हमारे बाकी के प्रोग्राम में हमने उसकी जानकारी बहुत बार मैं दे चुका हूँ। जी। और जैसा आपने बताया कि अनेक पेशेंट्स को आपने ट्रीट किया है जो किडनी से ग्रासित थे, तो ऐसे ही एक पेशेंट है प्रकाश थोरात जी, तो उनके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ,
थोरात जी का क्रिएटिन बढ़ा था, 3 था, और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा था, हाई था। उनको रीनल कैलकुलस भी थे। पिछले भी एक पेशेंट में हमने देखा था, मैं बताना भूल गया था, कि वो पेशेंट में भी रीनल कैलकुलाई थे और कैलकुलाई की वजह से भी किडनी का नुकसान हुआ था। तो रीनल कैलकुलाई ये भी किडनी का नुकसान करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। बहुत बार लोग महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट में टोबैको खाते हैं, तो टोबैको च्यूइंग करने वाले लोगों में कैलकुलाई बड़े पैमाने पे दिखता है। बहुत से लोगों में ये अनडायग्नोज रहता है, और स्टैगहॉर्न कैलकुलाई मतलब बहुत बड़ा कैलकुलाई तैयार होता है, उसको हॉर्न आते हैं, किडनी में वो अटक जाता है और किडनी पूरी तरह फेल्योर होती है। जब वो निकल दिया जाता है तो किडनी सिकुड़ जाती है और किडनी फेल्योर होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है किडनी फेल्योर का। तो लोगों को टोबैको से दूर रहना चाहिए। ये जो थोरात जी है, उनमें कैलकुलाई भी था, और किडनी को बचपन से उनको शायद प्रोटीन लॉस था, उसकी वजह से उनका क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। उसके लिए वो हमारे पास आ गए। आने के तुरंत बाद उनका क्रिएटिनिन कम हो गया, यूरिया कम हो गया, और पूरी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। बहुत से लोगों में जिनको डायलिसिस बंद हुआ है, या जिनको डायलिसिस करने की नौबत नहीं आई, जिनकी किडनी फंक्शन में इंप्रूवमेंट हो गई है, नियर नॉर्मल आ गए हैं या नॉर्मल आ गए हैं, बिलो नॉर्मल आ गए, ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आता है। बहुत से लोगों में जो किडनी का एक फंक्शन है खून तैयार करना, हीमोग्लोबिन, वो तैयार नहीं होता, तो ऐसे लोगों को आयरन का इंजेक्शन दिया जाता है। हमारे ट्रीटमेंट के बाद वो भी तैयार हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है, ऐसे देखा गया है, और आयरन भी तैयार होता है, तो आयरन भी बढ़ता है। तो किडनी, इसका मतलब है कि किडनी पूरी तरह फंक्शन कर रही है, क्योंकि सभी फंक्शन किडनी के जो है वो पूरे हो रहे हैं। रिपोर्ट से उसका पता चलता है, बिल्कुल और क्लिनिकल कंडीशन से। सर, आपने तो बताया ही है प्रकाश थोरात जी के बारे में। अब उनसे जानते हैं कि उन्हें ये अनुभव कैसा लग रहा है। प्रकाश थोरात यवतमाल के रहवासी, उन्हें 2022 में ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हो गई थी। कुछ दिनों बाद उन्हें न्यूरोलॉजिकल समस्याएं शुरू हो गई, और डॉक्टर्स ने उन्हें वे एंजाइटी से पीड़ित है ऐसा बताया। उसी दौरान उन्हें पेट फूलने की समस्या होने लगी, और ब्लड टेस्ट करने पर पता चला उनका क्रिएटिनिन बढ़ गया है और उनको किडनी फेलियर की समस्या है। डॉक्टर्स ने उनको डायलिसिस नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा ऐसा बताया। नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश थोरात है। मैं कड़म जिला यवतमाल का रहवासी हूँ। अगस्त 2022 में मुझे बीपी की गोली शुरू हो गई थी। उसके बाद यवतमाल के हॉस्पिटल में मेरी ईसीजी और टीएमटी टेस्ट की गई और मेरी दवाइयाँ शुरू कर दी गई, और कई दिनों तक मैं वही दवाइयाँ लेता रहा। उनकी न्यूरोलॉजिकल समस्या शुरू होने के बाद वे 3 दिनों तक न्यूरोसर्जन के यहाँ एडमिट रहे, और उन्होंने एंजाइटी के लिए कई अलग अलग उपचार लेना शुरू किया और अपने आहार में बदलाव भी किए। उनका बार बार पेट फूलने के समस्या के कारण डॉक्टर्स ने उन्हें ब्लड टेस्ट करने का सुझाव दिया। टेस्ट करने पर यह पता चला कि उनका क्रिएटिनिन बढ़ गया है और वे किडनी की समस्या से पीड़ित है। दिसंबर 2022 में मेरा सिर का प्रॉब्लम शुरू हुआ और 6 दिनों तक यवतमाल में न्यूरोसर्जन के यहाँ एडमिट रहा। डॉक्टर्स ने बताया कि मैं एंजाइटी से पीड़ित हूँ और 6 महीनों तक एंजाइटी की दवाइयाँ लेता रहा। दवाइयाँ लेने के बाद भी मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला, तो मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ली। उसी दौरान मुझे बार बार पेट फूलने की समस्या होने लगी। मुझे बार बार बुखार आने लगा था। मैंने यवतमाल में एक अस्पताल में दिखाया और वहां मेरे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में पाया गया कि मेरा क्रिएटिन लेवल 2 इतना बढ़ गया था और मेरी टीएलसी की मात्रा बढ़ गई थी। मैंने उपचार शुरू रखे, लेकिन मेरी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, तो मैं डर गया और मुझे चिंता होने लगी कि आगे क्या किया जाए। उन्हें न्यूज़पेपर के जरिए मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला और उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के नागपुर शाखा से उपचार लेना शुरू किया। ऑनलाइन न्यूज़पेपर अक्षरनामा में मेरे पुणे के भाऊ साहेब नावरेकर जी का लेख प्रसारित हुआ था। 17 साल जिंदगी दोनों किडनी फेलियर के साथ जीते हुए, और वो लेख मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा था, मैंने बहुत जगहों से हर तरह के उपचार लिए, लेकिन मुझे कहीं पर भी आराम नहीं मिला। आखिर में मैं डॉक्टर विजय कुमार माने जी के मॉडर्न होम्योपैथी कोल्हापुर से उपचार लेना शुरू किया और मुझे 3 से 4 महीने में ही आराम मिला। तो मैंने मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में खोजना शुरू किया।
तो मुझे यूट्यूब से उनका नंबर मिला। मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया और बताया कि मैं यवतमाल का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझे मॉडर्न होम्योपैथी की नागपुर शाखा में जाने की सलाह दी। मैं 18 दिसंबर 2023 को मैडम से मिलने आया और उन्होंने डॉक्टर विजय कुमार माने सर से बातचीत करके मेरा उपचार शुरू किया। मॉडर्न होम्योपैथी से उपचार शुरू करने के बाद 29 फरवरी 2024 को मैंने पहली रिपोर्ट निकलवाई। तो उसमें मेरा क्रिएटिन लेवल 1.08 इतना कुछ कम हो गया था। तब मुझे पूरी तरह से भरोसा मिला कि मैं यहाँ ठीक हो जाऊंगा और मैंने उपचार शुरू रखे। 18 अप्रैल 2024 को जब मैंने फिर से रिपोर्ट निकलवाई तो मैं दंग रह गया। मेरा क्रिएटिन 1.11 इतना कम हुआ था। उसके साथ मेरा HB भी 13.5 तक बढ़ गया था और मेरा पेट का इन्फेक्शन भी पूरी तरह से कम हो गया था। उपचार शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद उनकी तबीयत में सुधार दिखने लगा और उनका क्रिएटिनिन लेवल भी कम हो गया। 11 जून 2024 के रिपोर्ट के अनुसार अब उनका क्रिएटिनिन लेवल 1.02 इतना कम हो गया है। प्रकाश जी अब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से उपचार शुरू रखे और उन्होंने अपनी तबीयत में बहुत अच्छे बदलाव महसूस किए और वे अब स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आरोग्य के मॉडर्न युग में आज हमने किडनी फेलियर और डायलिसिस के बारे में बात की। अगले एपिसोड में ऐसे ही एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।